तेजस्वी जी ने तो सबसे पहली बार जब अपने आप को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया अपने जीवन में, उससे पहले हमने अपने आप को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया था। नीतीश बाबू की उम्र हो गई है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अब रिटायरमेंट का एज हो गया है और उनकी साख के लिए भी ये अच्छा रहेगा कि अब टाइम आ गया है। प्रशांत किशोर लगातार तेजस्वी यादव पे नौवीं फेल का आरोप लगाते रहते हैं। सम्राट चौधरी भी, विजय सिन्हा भी और भी तमाम नेता हैं जो तेजस्वी यादव का नौवीं फेल बोलते रहते हैं ये लोग। तो आपके हिसाब से मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए जरूरी योग्यता क्या होनी चाहिए? क्या आप इन्हीं कपड़ों में हमेशा नजर आने वाली है बिहार की राजनीति में? हम लोग कब तक गाना गाते रहेंगे कि हमारे यहाँ सम्राट अशोक थे और हमारे यहाँ महात्मा बुद्ध थे? कब तक ये गाना गाते रहेंगे? हाँ, है हमारे यहाँ ये लोग, उसके लिए किसी को परीक्षा और किसी से सर्टिफिकेट लेकिन लेने की इन लोगों को जरूरत भुला भी तो नहीं सकते ना। पोस्टरों पे एक ही चेहरा दिखता है ज़्यादातर, बाकी लोगों का चेहरा उसे जैसे अभी एग्जाम्पल प्रशांत किशोर का ले सकते हैं, जन सुराज का। प्रशांत किशोर की चेहरा ज़्यादा दिखती है और किसी नेताओं के चेहरा वहाँ पे दिखती ही नहीं। पुष्पम जी, द प्लूरल्स पार्टी को ट्विटर पार्टी भी कहा जाता है, क्या आप इसे स्वीकार करती हैं? जब हमने हिंदी सीख लिया जी, जो कि दुनिया की सबसे डिफिकल्ट लैंग्वेजेस में से एक है, तो आप मेरा विश्वास करिए कि सरकारी स्कूल में बच्चों को अगर हम अंग्रेज़ी सिखाएंगे तो आज से 14 वर्ष के बाद जब वो 14 साल के होंगे तो मुझसे भी बेहतर अंग्रेज़ी बोलेंगे। लेकिन अगले 20-30 वर्षों तक कौन से नेता बिहार में होना चाहिए, उसका चुनाव इस साल करना पड़ेगा, चाहे वो बहुत बड़े नेता हो, युवा जो आज के डेट में हो। क्या आप आगामी चुनाव में किसी पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं या अपनी ही पार्टी को चुनाव मैदान में उतारेंगे आप? तेजस्वी यादव के 17 महीना का कार्यकाल जो हुआ था पिछली बार नीतीश कुमार के साथ में, उसको कैसे देखती हैं आप? अब आप एमएलए बन गए, वहाँ पे आपके पास कोई सार्थक मुद्दा नहीं है बात करने के लिए। ये सब पर्सनल प्रहार करना सामने वाले पे, लगता है कि गले मोहल्ले में लुच्चों से बात कर रहे हैं। प्लूरल्स पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव को किन किन मुद्दों को रखकर चुनाव लड़ेगी? कि ये 5 साल से कहाँ है, अगर ये एमपी बनते हैं तो कितनी बार कंस्टिट्यूएंसी जाते हैं, इनको रिपोर्ट कार्ड देने की जरूरत है। 2025 में अगर कोई गठबंधन आपको साथ लेने से मना कर दे तो क्या आप अकेले चुनाव लड़ने को तैयार हैं? अगर आप कुर्ता पजामा पहन के नहीं जा रहे लोगों के बीच में तो बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई जाती हैं। नेताओं की पहचान होती है बिहार में, नेताओं की पहचान होती है, नेताओं की पहचान उनका विचार नहीं होता। आपकी वैचारिक प्रेरणा और राजनीतिक विचारधारा क्या है? पुष्पम प्रिया चौधरी के आने से बिहार की राजनीति में मर्दवादी विमर्श किस हद तक बदला है? नमस्कार, स्वागत है पद पंचायत में और मैं हूं आदित्य कुमार। आज हम बात करेंगे पुष्पम प्रिया चौधरी जी से, जो 2020 विधानसभा चुनाव से ठीक कुछ दिन पहले आती हैं, चुनाव मैदान में उतरती हैं। सभी को उम्मीद थी कि बिहार को एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा। युवाओं में कुछ जोश भी थी, कुछ युवाओं में उमंग भी थी। उसके बाद फिर से पुष्पम प्रिया चौधरी जी 2020 के बाद, चुनाव के बाद कह सकते हैं, कुछ दिन तक ग्राउंड पे दिखती हैं, लेकिन उसके बाद से फिर गायब हो जाती हैं। लेकिन 2024 जब लोकसभा चुनाव होता है, उस दौरान भी बिहार में कहीं नज़र नहीं आती हैं पुष्पम प्रिया चौधरी जी। हालांकि 2025 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अब फिर से नज़र आने लगी है। थोड़ा बातचीत करेंगे कि इसके पीछे का राज क्या है। तो सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं चैनल पे। थैंक यू। शुक्रिया। तो कुछ सवाल हैं हमारे पास, उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अच्छे से होगा। बिल्कुल अच्छे से होगा। और आपने जो इंट्रोडक्शन दिया था उसमें काफ़ी प्रॉब्लम भी है। ये सब ज़्यादातर विरोधियों के द्वारा फैलाई गई बातें हैं कि हम लोगों के बीच में नहीं है। हम 2021 में भी यही थे, 22 में भी यही थे। 2023 में 16 जुलाई को हमारे पिताजी की अचानक से मृत्यु हो गई थी जी। तो हमने उनको मुखाग्नि दी थी और अपने पार्टी से हमने 1 साल मांगा था, जो बरखी होने तक का जो 1 साल होता है कि वो हमें दे दें, और हमने वो 1 साल लिया बस। उसके अलावा हम हमेशा से यहीं पे रहे हैं और उसका सबूत भी है, एक्स है, उस पर उसका सबूत है जी। बिल्कुल। तो बस किसी की कौवे की बात सुन के, मतलब कौवे के पीछे नहीं भागना है। जी, सवाल यही रहते हैं 2020 की विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी को अपेक्षित सफलता क्यों नहीं मिली? इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम 8 मार्च को आए थे, अगर आपको याद होगा जी। और आप लक कह दीजिए या बैड लक कह दीजिए जी, उसके 1 हफ्ते के बाद कोविड आ गया जी। और वो बहुत ही बड़ी एक घटना हुई। कोविड आने के बाद लॉकडाउन लग गया और लगभग जुलाई अगस्त तक लॉकडाउन था जी। निकलना ही बिल्कुल वो था कि निकल ही नहीं सकते। फिर भी हमने जो भी कर सकते थे, जा के भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते, तो हमने जा के जो भी हम कर सकते थे वो हमने किया इन दैट सिनेरियो। अब उसके बाद हमने पार्टी को भी रजिस्टर करने की कोशिश की जी, लेकिन बहुत सारी उसमें अड़चनें आई।
क्या अड़चनें आई होंगी आप भी जानते ही होंगे। और हमारी पार्टी को रजिस्टर नहीं किया। हमारे पास पूरा मौका था कि हम चुनाव ना लड़ें। बड़ा एक्सक्यूज़ था कि कोविड ही आ गया है। कोविड ही आ गया अगर तो जनता को भी इससे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन बस क्योंकि हमने कमिटमेंट किया था तो हमने वो चुनाव लड़ा। जनता से कमिटमेंट किया था इसलिए चुनाव लड़ा। 3 चरण में चुनाव हुए। पहले चरण तक हमारी पार्टी रजिस्टर्ड नहीं हुई जी। जब हमने कोर्ट में जाने की बात की, कोर्ट में गए, उसके बाद 2 ही चरण के चुनाव में हमें सिंबल मिल पाया। फिर भी हमने 4-5 लाख वोट लाए। 2 ही चरण का चुनाव मतलब आप समझिए मात्र 15 दिन। और सभी लोगों जिन्होंने हमें वोट किया या हमारे जो भी प्रत्याशी थे उन्हें वोट किया, उन्होंने सिर्फ आदर्शों की वजह से ही वोट किया। आप भी जानते हैं कि जो चुनाव का समय होता है उसमें क्या होता है, पोलराइज हो जाती हैं चीज़ें हमारे यहाँ कि वोट नहीं कटना चाहिए, नहीं तो ये जीत जाएंगे। अब जैसे मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण देते हैं, तो बिस्फी से हम चुनाव लड़ रहे थे जी, और हमें बहुत, हमारे दिल के बहुत ख़ास है बिस्फी। अब फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा, हम वहाँ से लड़ेंगे या ना लड़ेंगे, लेकिन हमेशा हमारे लिए बहुत खास रहेगा। और हम मिथिला के हैं, तो मिथिला में विद्यापति होते हैं, आप जानते होंगे। जी बिल्कुल। हमारे लिए वो बहुत पूजनीय होते हैं, तो इसीलिए वो वहीं पे पैदा हुए थे, तो हमने वो जगह चुना। और हमें बहुत प्यार भी मिला लोगों से। हम बहुत ज़्यादा कैंपेन नहीं कर पाए क्योंकि हम ही स्टार कैंपेनर थे। तो 1 महीने में हमें जाना ही था, हर विधानसभा में जाना ही था, तो हमने सबसे कम वक्त अपने ही विधानसभा को दिया, बाकी प्रत्याशियों को ज़्यादा वक्त देना सोचा। लेकिन जो वहाँ भी प्रत्याशी थे उन्होंने तरह तरह की बातें फैलाई हमारे बारे में। आप पे तो उन्होंने गाना भी गाया था आपके ऊपर। यही सब बात है। मतलब हम मिथिला के हैं, बताइए मिथिला सीता का होता है, ये हमारा इतिहास है। कुछ भी हो जाए महिलाओं के प्रति एक मर्यादा होती है। पहले गाड़ी पकड़कर लंदन चली जाएंगी सुबह का ही जी। और वो मर्यादा जो है वो भी राम का नाम लेने वाले लोगों में, मतलब ये तो रावण को भी बदनाम करना होगा। रावण नहीं, वो तो राम को मानने वाले लोग हैं जो जिन्होंने आरोप लगाया था। वही हम आपको कह रहे हैं कि राम का नाम लेने वाले लोगों ने, उसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जी जिनको कि रावण कहना भी रावण का अपमान होगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल मर्यादा। मिथिला में ऐसे लोग नहीं होते। हम ये भी कहना चाहेंगे दर्शकों को कि ये ना समझे कि मिथिला में लोग ऐसे होते हैं, बट 1-2 लोग हर जगह होते हैं। तो यही सारी चीज़ें हुई, कंप्लीटली पोलराइज हो जाता है चुनाव। जो इस तरफ के लोग थे उन्होंने भी जाके तरह तरह की बातें फैलाई कि ये जीतेंगी तो नहीं और जीत जाएंगे ये, फिर सोच लीजिए क्या हो जाएगा। तो ये सब होता है, ये सब हुआ। पुष्पम जी, आप 2 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, लेकिन महज कुछ हजार वोट मिलते हैं आपको, इसके पीछे की वजह क्या है? बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो चुनाव के वक्त में होती हैं, और हमने अभी आपको एक लंबा चौड़ा पूरा एक किस तरीके से प्रोसेस हुई चीज़ें वो भी बताया जी। हम नया आए थे, बहुत सारी भ्रांतियाँ फैलाई गई। यहाँ पे हर चीज़ का एक कल्चर बन गया है हमारे बिहार में। हम सभी के अंदर कोई भी नहीं है जो ये नहीं चाहता है कि बिहार बदल जाए। हम लोग सब जो बिहारी हैं वो चाहते हैं कि बिहार बदल जाए, लेकिन एक कॉन्ट्राडिक्शन है, एक विरोधाभास है कि हम चाहते हैं कि बिहार बदल जाए, फिर भी हम चाहते हैं कि वही सारी चीज़ें होती रहें, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कुर्ता पजामा। अगर आप कुर्ता पजामा पहन के नहीं जा रहे लोगों के बीच में तो बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई जाती हैं। नेताओं की पहचान होती है बिहार में, नेताओं की पहचान होती है। नेताओं की पहचान उनका विचार नहीं होता, उनका धीमान नहीं होता, उनके जितेंद्रियों पे कंट्रोल नहीं होता। मतलब जितेंद्रिय होना चाहिए नेता, ये नहीं होता जी। यही सब होता है। तो बहुत सारी बातें फैलाई जाती हैं, तो वो सारी बातें फैलाई गई। आपकी पार्टी पिछले 5 वर्षों में जमीनी स्तर पर क्या काम की है? कुछ ठोस काम है, कुछ बताना चाहेंगी आप? सबसे पहले 2 चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि बिहार का मतलब नेशनल मीडिया में नज़र आना नहीं है। बिहार के लोगों के बीच में रहने का मतलब 45,000 गाँव हैं, और 45,000 जो गाँव हैं उनमें बहुत समस्याएं हैं। हमने 2021 से जो भी समस्याएं लोगों की हुई हैं, चाहे जहरीली शराब की वजह से जो मौतें होती रही हैं, जिसमें बिल्कुल नव विवाहित महिलाओं ने अपने हस्बैंड को खो दिया जी, वहाँ पे हम थे। जहाँ पे बाढ़ की वजह से पूरा का पूरा मिथिला कट जाता है, उसमें से कई गाँवों में हम गए। तो हम ये मानते हैं कि 14 करोड़ जनसंख्या ये चाहती है कि वो हमसे मिल लें, और हमारा विश्वास करिए हम भी आप सबसे मिलना चाहते हैं। लेकिन अगर 45,000 गाँवों में हम एक दिन भी घूमेंगे तो सोचिए कितने वर्ष लगेंगे। उसका मतलब ये नहीं है कि हम नहीं हैं, और इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि अगर हम कहीं भी जाएं
तो हम उसको अपने सोशल मीडिया एक्स पे डालें, ताकि बाकी जो लोग हैं, बाकी जगह के लोग हैं, वो हमें देख सके। और आप हमारा ये भी विश्वास मानिए कि जो समस्याएं हैं, जो मिथिला में हो या मगध में हो या भोजपुर में हो, समस्याएं मोर और लेस वही हैं। तो हम जनता के बीच में ही रहे हैं। हमने बहुत सारी चीज़ों पे आवाज़ उठाई है। 5 साल की बच्ची को उठा लिया गया था उनकी माँ के सामने से, उस पर भी कुछ नहीं किया सरकार ने, और सरकार ने उन चीज़ों पे एक्शन भी लिया है। तो हम रहे हैं, लेकिन हाँ, एक आदत बना दी गई है लोगों में कि पोस्टर पे अगर नेता नज़र आते हैं शहरों में, तो उसका मतलब है कि ये ज़मीन पे है। नहीं, वो ज़मीन पे नहीं है। और ये प्रश्न पूछने की ज़रूरत है उन लोगों से जिनको हमने इलेक्ट किया है। चुनाव में बहुत पैसा खर्चा होता है टैक्स का, लेकिन पुष्पम, और वो पैसा इसीलिए खर्चा होता है जो कि गरीबों के टैक्स का पैसा होता है। वो खर्चा इसलिए होता है कि आप सदन में जाएं। तो ये जो सवाल है, A1 सवाल है, लेकिन गलत व्यक्ति से पूछा जा रहा है। ये सवाल पूछा जाना चाहिए उन MLA से, MP से, जिनको इलेक्ट करके सदन में भेजा जाता है, और वो सिर्फ फीता काटने के लिए आते हैं, अगर आते हैं तो। हम अभी भी महायान यात्रा कर रहे हैं। पिछले 5 साल में इन लोगों ने क्या विकास की गंगा बहा दी है, जो कि ये लोग दिखाया करते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। वो हम लोगों से जाके पूछ रहे हैं, कोई काम नहीं हुआ जी। तो हम लोगों के बीच में है, इनसे पूछने की ज़रूरत है कि ये 5 साल से कहाँ हैं। अगर ये MP बनते हैं तो कितनी बार कंस्टिट्यूएंसी जाते हैं, इनको रिपोर्ट कार्ड देने की ज़रूरत है, और वो रिपोर्ट कार्ड हम लेने आए हैं। लेकिन जनता से तो मिलते ही नहीं ये लोग। कोई नहीं मिलता। कहीं ऐसा भी हो सकता है आप भी सरकार में आती हैं तो फिर उन्हीं लोग के जैसा आप भी हो सकती हैं? ये हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है। और हम ये कहेंगे कि इसके लिए जनता को बहुत आगाह रहने की ज़रूरत है, और आपको सारी निशानियां उस चीज़ की अभी ही दिखेंगी। हमसे ये बहुत सारे लोगों ने कहा है कि हम तो नीतीश जी को इतना अच्छा समझते थे, और नीतीश जी वहाँ पे चले गए, 10 साल काम किया और अब ऐसा हो गया। बदल जाता है लोग, कोई नहीं बदलता जी। बदलता नहीं है व्यक्ति, क्योंकि व्यक्ति का चरित्र इतनी आसानी से नहीं बदलता। लेकिन हम अंधविश्वास करते हैं, हमें अच्छा लगने लगता है उनकी जो भी, जिस तरीके का वो तमाशा करते हैं, वो हमें ऐसा लगता है कि यही व्यक्ति हैं वो जी। जहाँ तक हमारे बदलने का सवाल है, आप सब जानते हैं, जो लोग ये देख रहे हैं, कि 2020 में हमने जो बातें की, जो बदलाव की बातें की, वो बिहार में पहली बार हुआ। उससे पहले बेरोजगार तो कभी मुद्दा ही नहीं था। और हम ये सिर्फ इस वजह से नहीं कह रहे हैं क्योंकि हम बिहार में बड़े हुए हैं। 2020 में तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था। उससे पहले हमने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था। तेजस्वी जी ने तो सबसे पहली बार जब अपने आप को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया अपने जीवन में, उससे पहले हमने अपने आप को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया था। तो हम बस यही कह रहे हैं कि मुद्दे हमने 2020 में उठाए, और उन मुद्दों पे आज तक पार्टियां दौड़ रही हैं, नाच रही हैं। जितनी भी पार्टियां हैं, आज सबको बिहार में बदलाव करना है। बदलाव को इन लोगों ने एक जुमला बना के रख दिया। तो आपको एज अ जनता ये समझने की जरूरत है कि कौन व्यक्ति कह रहा है कि बदलाव होगा या बदलाव कर देगा, उसमें उसके क्रेडेंशियल्स भी होने चाहिए। और बाकी तो जाहिर सी बात है कि आप हमें जब तक भेज नहीं पाएंगे, आपको कैसे पता चलेगा? उसके लिए तो भेजना पड़ेगा, टेस्ट लेने के लिए सदन में भेजना पड़ेगा। अगला सवाल ये लेते हैं, क्या आपकी पार्टी अभी भी एक व्यक्ति केंद्रित पार्टी बनी हुई है या अब एक संगठित टीम के रूप में उभरी हुई है? क्योंकि पोस्टरों पे एक ही चेहरा दिखता है ज़्यादातर, बाकी लोगों का चेहरा उसे जैसे अभी एग्जाम्पल में प्रशांत किशोर का ले सकते हैं, जन स्वराज का। प्रशांत किशोर की चेहरा ज़्यादा दिखती है और किसी नेताओं के चेहरा वहाँ पर दिखती ही नहीं। ये बड़ी दिलचस्प बात बोली आपने कि पहले तो गांधी जी का चेहरा हुआ करता था ना, वो हट गया है अब। जहाँ तक हमारा सवाल है, देखिए, हम चाहते हैं कि सबको प्राथमिकता मिले, और आप ही लोग प्राथमिकता दे सकते हैं। आप ही जनता के और हमारे बीच में मीडिएटर हैं, और हमारे पार्टी में जो हेडक्वार्टर है उसमें हर आदमी बिहारी है और काफ़ी क्रेडेंशियल्स वाला व्यक्ति है। तो कोई भी जब आपसे बातचीत करेगा, आपके सामने अपने विचार रखेगा, तो बाकी जो पूरा झुंड है उससे बेहतर ही होगा जी। लेकिन ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। हमारे अंदर एक मूर्ति पूजा वाली, हीरो वर्शिप वाली एक DNA है, वो है, वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम हीरोज़ बनाना चाहते हैं, भगवान बनाना चाहते हैं। अब वो वक्त आ गया है, खासकर युवा जो लोग हैं उनको ये समझने का वक्त आ गया है कि नेता एक नहीं होता है, नेता बहुत सारे नेता होते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा इनइक्वालिटी का इतिहास भी है ना, उसको तो हम नहीं नकार सकते। हमारे यहाँ सोशल ग्रुप्स हैं, उन सभी ग्रुप्स के अपने अपने इतिहास हैं, उन सब ग्रुप्स के अपने अपने नेता हैं।
तो एक नेता की जो ये प्रथा है वो तो हम ही निवेदन कर रहे हैं कि ख़त्म करने की ज़रूरत है, और बाकी हमारे पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमसे लोग बात करना चाहते हैं तो उसमें हमारी तो गलती नहीं है, लेकिन लोग हैं और हम चाहेंगे कि आप उन लोगों को भी सुनें। इस टिप्पणी पे प्रशांत किशोर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इस टिप्पणी पे हमने तो कह दिया कि तो गांधी जी हुआ करते थे ना पहले पोस्टर पे। अगला सवाल लेते हैं पुष्पम जी। मुख्यमंत्री बनने की बात तो आपने पहले ही की थी, लेकिन अब तक आप विधायक भी नहीं बन पाए। उस इलेक्शन में बुरी तरह हार भी हुई। क्या अब आपकी रणनीति में कुछ बदलाव हुई है या वैसे की वैसी ही रणनीति है अभी भी आपकी? देखिए, हमारी रणनीति जो विजन को लेके थी वो वैसी ही है जी, क्योंकि वो एक अच्छी रणनीति है और उसी को लाने की ज़रूरत है। और जहाँ तक पार्टी को लेके जो रणनीति है वो उसमें एक लंबा टाइम चाहिए होता है। जिस तरीके का कैडर बिल्ड करने की ज़रूरत पड़ती है उसमें एक लंबा टाइम लगता है, और वो एक आजीवन प्रोसेस है। खास करके अगर आप जातिवादी राजनीति नहीं करते या आप धर्म विरोधी राजनीति नहीं करते तो कैडर जो है वो बनने में वो बनते रहेगा, बिगड़ते रहेगा, बनते रहेगा, बिगड़ते रहेगा। लेकिन हाँ, जो आगे की रणनीति है वो बहुत जल्दी पता चलेगी लोगों को। जी। 2025 में अगर कोई गठबंधन आपको साथ लेने से मना कर दे तो क्या आप अकेले चुनाव लड़ने को तैयार हैं? देखिए, हमारे जो शर्तें हैं वो वैसे भी बिहार का डेवलपमेंट है, तो किसी को भी जिसको बिहार के डेवलपमेंट में, जैसा कि आजकल लोग कह रहे हैं कि बहुत ही इंटरेस्ट है बिहार के बदलाव में, वो होगा, उनसे हम बात करेंगे। और नहीं तो उससे हमारे प्लान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम चुनाव लड़े थे 2020 में मात्र 20 दिनों में और सबसे अधिक सीटों पे लड़े थे। इस बार उससे भी ज़्यादा जोर शोर से उतरेंगे। अच्छा, आप बिहार के मुख्यमंत्री बनने की घोषणा के साथ राजनीति में आई थी। अब आपके एजेंडे में क्या बदलाव आया है? क्या इस बार भी सीएम का ही फेस रहेगा? वो आगे आने वाले दिनों पे पता चलेगा कि क्या होता है। अगर हम किसी के साथ अलायंस में जाते हैं तो क्या होता है, ये सब का जवाब देने के लिए अभी थोड़ा सा जल्दी है। लेकिन हम बिहार में काम करने के लिए आए हैं, हम जहाँ भी रहेंगे हम काम करेंगे। अच्छा, आपकी न्यू बिहार की परिकल्पना आज की सामाजिक और आर्थिक हालातों में कितनी प्रासंगिक है? उसी की ज़रूरत है। अब तो न्यू बिहार की ही ज़रूरत है। आज जैसी स्थिति हो गई है बिहार में, हम अक्सर ये कहते हैं कि हमारी यात्रा का नाम है महायान यात्रा। उसका मतलब है कि जो बिहार की महानता थी, जो कि सिर्फ अब किताबों में रह गई है, सिर्फ ये बोल देने से कि हमें बिहारी होने पे गर्व है, दैट डज नॉट सफाइस। क्या बिहार को आप पे गर्व है? क्या बिहार को मुझ पे, आप पे गर्व है? ये प्रश्न पूछने की ज़रूरत है। और इसीलिए उस महानता की वापसी अब किताबों से बाहर निकालनी पड़ेगी। हम लोग कब तक गाना गाते रहेंगे कि हमारे यहाँ सम्राट अशोक थे और हमारे यहाँ महात्मा बुद्ध थे? कब तक ये गाना गाते रहेंगे? हाँ, हैं हमारे यहाँ ये लोग, उसके लिए किसी को परीक्षा और किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। लेकिन इन लोगों को भुला भी तो नहीं सकते ना। वही तो मैं आपको कह रही हूँ, इसलिए न्यू बिहार बनाने की ज़रूरत है। और किसी को सम्राट अशोक बनने की ज़रूरत नहीं है, एक अच्छा बिहारी बनने की ज़रूरत है। और हम वही कर रहे हैं। हमने अभी भी कहा है थोड़ी देर पहले कि हम एक बड़े फिलोसोफर थे, उनकी एक बड़ी कथन है कि वो दिन में चिराग लेके और ह्यूमन ढूंढ रहे थे, आदमी को ढूंढ रहे थे। हम भी दिन में चिराग लेके बिहारी को ढूंढ रहे हैं। अब आना पड़ेगा, युवाओं को खास करके आना पड़ेगा। देखिए, अब 10-10 साल में जनरेशन गैप होता है, तो आप अक्सर देखते होंगे कि सदन में इतनी सारी बातें होती हैं। जो एक खास उम्र के लोग हैं, जैसे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो सोच है उससे हमारी सोच नहीं मिलती। हमारी सोच से जो हमसे छोटे बच्चे हैं, जो असली युवा हैं, उनकी सोच नहीं मिलती। तो अब जो जनरेशन गैप हो रहा है उसमें युवाओं को खास करके ज़रूरी है कि लोग साथ में आए और एक सार्थक नया बिहार बनाए। आपके हिसाब से एक अच्छे बिहारी होने की क्या मतलब परिभाषा है? सबसे पहले ये मानना कि हमें बदलने की ज़रूरत है। कैसा बदलाव देखना चाहती हैं आप? मैं 28वें पैदान पे नहीं रहना चाहती। देश में सबसे पीछे मैं नहीं रहना चाहती। हमारी जो ताकत है वो हमारी जनसंख्या है। हमारे पास एक वर्क फोर्स है जो पूरे देश को आज चला रहा है। जब कोविड में वो लाइनें लगी थी वापस आने के लिए बिहार, तो आपने भी देखा था जी। उसमें पूरी असलियत आपने देखी। नंबर 1 जो स्टेट्स हैं, एडवांस जो स्टेट्स हैं, जहाँ पे इतना ज़्यादा एडवांसमेंट है, चाहे वो तमिलनाडु हो या महाराष्ट्र हो, वो सब स्टेट्स को हम लोग चला रहे हैं। अगर हम अपने बिहार में इस वर्क फोर्स के साथ काम करेंगे तो आप सोचिए कि हम कहाँ जाएंगे। लेकिन उसके लिए अवसर लाने पड़ेंगे, संभावनाएं लानी पड़ेंगी। और मेरा ये मानना है कि अब पार्टनरशिप में आके
और युवाओं को वो अवसर लाने की ज़रूरत है। प्लूरल्स पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव को किन किन मुद्दों को रखकर चुनाव लड़ेगी? हमारा सबसे बड़ा मुद्दा जो इस बार होगा वो मुख्यमंत्री का बदलाव है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अभी सबसे अर्जेंट ज़रूरत है हमारे राज्य में मुख्यमंत्री बदलने की, और उसके बदलाव के लिए नए पार्टनरशिप्स करने की। अब हमने, आप ऐसे समझिए कि इस साल बिहार का एक एरा ख़त्म होने का वक्त है, और ये एक मौका मिला है हम लोगों को एज बिहारीज, एज जनता, कि हम एक नए एरा की शुरुआत इस साल करें, क्योंकि उसमें भी वक्त लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप चुन के वहाँ पे लोगों को बिठा दीजिएगा और रातों रात सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन अगले 20-30 वर्षों तक कौन से नेता बिहार में होना चाहिए, उसका चुनाव इस साल करना पड़ेगा। चाहे वो बहुत बड़े नेता हों, युवा जो आज के डेट में हो, या जो छोटे युवा हों, जो छोटे लोगों को ही रिप्रेजेंट करते हो। छोटे लोगों का मेरा मतलब है छोटे ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हो। उन सबको मिलके अब नया पार्टनरशिप बनाना पड़ेगा। आपकी नज़र में फिर वो कौन? सबके अपने अपने प्रो हैं, सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है, और मैं क्या सोचती हूँ वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि 14 करोड़ जनसंख्या के नेता कौन लोग हैं। मैं और आप, हम लोग 2 लोग हैं अलग। मैंने कहा ना, हमारे यहाँ सोशल इनइक्वालिटीज़ रही हैं, उसके अलग अलग ग्रुप हैं। वो जिनको अपना नेता मानते हैं, उन नेताओं को साथ में आने की ज़रूरत है। जी, अगला सवाल ये लेते हैं, अगर आपको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला तो पहले 3 साल में आपके 3 प्रमुख कार्य क्या होंगी? ये तो बिल्कुल हमारी प्लानिंग की किताबों से निकले हुए प्रश्न लग रहे हैं। मुझे लगता है कि सबसे पहले जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं उनको तोड़ने की ज़रूरत है, जिसमें हमारे पास ऑलरेडी एक पुलिस फोर्स है। वो महिलाओं को किस तरीके से सुरक्षा दे सकती है, आम जनता को किस तरीके से सुरक्षा दे सकती है, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं, उसको सिर्फ स्ट्रांगली एनफोर्स करने की ज़रूरत है। अगर नहीं दे पा रही हैं तो उस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है, उनको ट्रेन करने की ज़रूरत है। जी, सबसे महत्वपूर्ण है, अगर बिहार का भविष्य बनाना है तो शिक्षा व्यवस्था है, उसको पूरा बदलना पड़ेगा। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो। हमें अपने बच्चों को, जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको वो सारी सुविधाएं देनी पड़ेंगी जो किसी भी प्राइवेट स्कूल में, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मिलती है। और इतना ही अंतर है, टैलेंट की कमी नहीं है हमारे यहाँ। जो परीक्षाएं हैं वो सही तरीके से करानी पड़ेगी। जो टीचर्स हैं उनको अच्छा क्वालिटी ट्रेनिंग देना पड़ेगा। आप टीचर्स को, यहाँ पे शिक्षा में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ऐसे ऐसे टीचर्स हैं, हम ही हैं ज़मीन पे, हम ही हैं जो ज़मीन की समस्याएं जानते हैं। आप कितना भी हमें बरसाती मेढक कह दो, हम ही जानते हैं। स्कूल में एक एक क्लास में एक टीचर है और वो 5 अलग अलग क्लासेस को पढ़ा रही हैं या पढ़ा रहे हैं। ऐसी हालत है स्कूलों की, इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी पुअर है। उस पर काम करना पड़ेगा ताकि वो जो गरीब बच्चे हैं, यहाँ पे तो अधिकांश जनता गरीब ही हैं, सरकारी स्कूलों में ही पढ़ते हैं। स्वास्थ्य की हालत इतनी चौपट है, आज हर जिले में एक बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। आप मिथिला में चले जाइए, अगर आप मधुबनी में रहते हैं तो आपको दरभंगा जाना पड़ता है मामूली से मामूली चीज़ों के लिए, जहाँ पे बाढ़ की इतनी बड़ी समस्या आती है। अगर आपको सांप काट ले तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे एंटी वेनम अवेलेबल नहीं है। तो ये सब तो लो हैंगिंग फ्रूट्स है ना। यहाँ पे एक मुफ्त में दवाई का इंतज़ाम है, लेकिन कहीं भी मुफ्त में दवाइयाँ नहीं मिलती। इसका मतलब है कि सिर्फ अगर आप जो चीज़ें इन लोगों ने ही कागज़ पे लाई हैं, उसी का अगर आप ठीक से इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे तो आधा विकास ऐसे ही हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो डे 1 से करने की ज़रूरत है वो है यहाँ पे नौकरी लाना। सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, क्योंकि सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल जाएगी, उसमें भी वक्त लगेगा। लेकिन जो मजदूर भी बाहर जा रहे हैं उनको कैसे वापस लाया जाए, उसका कार्यक्रम बनाना, वही करेंगे। जी, बिहार में विकास की दिशा में आपके ठोस प्लान क्या है? ठोस प्लान में सबसे बड़ा प्लान है इंस्टीट्यूशन बनाना, सिस्टम बनाना। एक ऐसा सिस्टम बनाना जो कि इस बात पे निर्भर नहीं करे कि वहाँ पे कौन बैठा है और नहीं बैठा है, स्मूथली चले। जैसे आप देखेंगे जितने भी विकसित देश हैं उनमें और हम में सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि वहाँ पे जो मुखिया है वो उतना मैटर नहीं करता। अगर 10 साल के लिए कोई ख़राब मुखिया आ जाए, जी, कोई ख़राब हेड ऑफ स्टेट भी आ जाए, तो वहाँ के इंस्टीट्यूशंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस इतनी तगड़ी हैं कि कुछ भी ख़राब अगर आएगा तो वो उसको उगल देगी, और कुछ भी अच्छा अगर आएगा तो उसको बहुत ऊपर लेके जाती है। अगर आप में टैलेंट है, अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं, आप में टैलेंट है, नौकरी में अच्छे हैं, तो वो सिस्टम जो होती है वो आपको ऊपर लेके जाती है। और हमारे यहाँ अगर आप टैलेंटेड भी हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप ऊपर जाएंगे कि नहीं। ये बदलाव आएगा इंस्टीट्यूशन बिल्ड करने से। इस पे अगर काम हो गया
तो हम 28 से बढ़ते बढ़ते एक दिन बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ये सब जुमले वाली बातें नहीं हैं, ये सब होती हैं, इसी देश में भी होती हैं। अगर मान लीजिए आपकी सरकार रहती तो ये सारी चीज़ करेंगी आप? काम ही है यही करना। कौन सी, छोड़िए बाहर की बातें तो माइनस ही कर दीजिए, अपने देश की बातें करते हैं। जी। हमारे देश में तमिलनाडु है, जी बिल्कुल। हमारे देश में महाराष्ट्र है। कैसे कर रहे हैं वो लोग? हमारे देश के हैं, कैसे कर रहे हैं? ठीक है, उनका एक इतिहास है जो कि अनफॉर्चुनेटली हमने पिछले 78 ईयर्स में से बर्बाद ही किया है, लेकिन कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी, कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी। आज ये साल जो है उसको हम वो शुरुआत का साल बनाएं। और ये कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए, सिर्फ फ़र्क इतना है कि लोगों की आस्था मर चुकी है, उनका विश्वास मर चुका है कि सरकारें कुछ करेंगी। इसलिए कोई भी आ जाए, कुछ भी बात कर दे, उसको यही सब बोलेंगे कि यार 5 साल पे आते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, जिनसे पूछना चाहिए उनसे नहीं पूछेंगे। वो विश्वास, इस बार वो रिस्क लेना, उसको कहते हैं कि कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा। जो ये स्टेरियोटाइप एक है यहाँ पे कि चीज़ें नहीं बदल सकती, ऐसी ही रहेंगी। स्टेटस को ख़त्म करना पड़ेगा। इट्स वेरी डेंजरस नाउ। जी पुष्पम जी, आप 1990 से लेकर 2020 के कालखंड को #30 इयर्स लॉकडाउन कहती हैं। क्या आप सच में मानती हैं कि इस पूरे दौर में बिहार में कुछ भी सकारात्मक कामें नहीं हुई? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती। और ये बात बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। जब मैं 30 इयर्स लॉकडाउन कहती हूँ तो उसका मतलब जातिवाद से नहीं है। मैं सीधे सीधे जवाब देती हूँ। मैं थोड़ा सा ये जो घुमा के पूछने वाली जो वो थोड़ी सी है, उसको ख़त्म करते हैं। अब सीधे सीधे बात करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो 30 साल से जब मैं कहती हूँ कि लॉकडाउन है, उसका जातिवाद मतलब नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत थी। सब हमारे ही लोग हैं। देखिए, आवाज़ जो है ना, वो अस्तित्व होता है। ये मैं जानती हूँ, मैं यहीं बड़ी हुई। तो वो आवाज़ अगर मिल रही है तो अस्तित्व मिल रहा है, चाहे वो किसी को भी मिल रही हो। जैसे कि मैं महिला हूँ, और आज आप देखिए कि पूरा एक राजनीति में हमारे लिए एक एक्सकम्युनिकेशन, एक्सक्लूजन का माहौल बना हुआ है कि हम एलिफेंट इन द रूम हैं। सब हमारे बारे में बातें करेंगे, सब वही करेंगे जो कि हम करते हैं, लेकिन सामने में नहीं बात करेंगे। तो इस तरीके का जब एक इतिहास होता है, उस वक्त में 30 साल पहले जो हुआ, उसमें लालू जी की ज़रूरत थी। जिनके भी वो नेता हैं, उनके लिए उनकी ज़रूरत थी, लेकिन वो एक सोशल ज़रूरत थी। सोशल एक पार्ट होता है, पॉलिटिकल एक पार्ट होता है, और इकोनॉमिक एक पार्ट होता है। उसके साथ साथ ये भी ज़रूरत थी कि हम इकोनॉमिकली आगे बढ़े। और हमने जब भी 1990 से की बात की है, तो हमने 1990 में जो ग्लोबलाइजेशन हुआ था भारत में, जो वो पॉलिसी आई थी जिससे भारत पूरी दुनिया के लिए खुली थी, और बाकी सारे, हमने तो ग्राफ तक डाला था ये दिखाने के लिए कि किस तरीके से बाकी सारे राज्य उस वक्त में आगे बढ़ गए। उस वक्त में अगर हम आगे बढ़ जाते तो हम आगे बढ़ते रहते, जो हम नहीं बढ़ पाए। लेकिन उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि 1990 से पहले खराब चीज़ें नहीं हुई, ये मैं नहीं कह रही। जो चीज़ गलत हुआ वो मैं कह रही हूँ कि गलत हुआ, लेकिन 1990 का मेरा मतलब सिर्फ और सिर्फ ग्लोबलाइजेशन से। सबसे पहले एक सिस्टम ऐसा बनाना जो सिस्टम वर्क नहीं करता, और इसकी शुरुआत तो कांग्रेस के ज़माने से ही हो गई थी ना। ये सब तो रिसर्च की हुई चीज़ें हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है राजनीति। राजनीति का मतलब कुर्सी नहीं होता है, राजनीति का मतलब सेवा होता है, दायित्व। आपकी जो ड्यूटी है वो राजनीति का मतलब होता है। और बहुत शुरू के ही ज़माने में एक ऐसा दौर आया जो बीच में ही आ गया था काफ़ी पहले, जिसमें कि फैक्शंस बनने लगे, ठप होने लगी राजनीति पे दबंगों का दबाव होने लगा। तो वो सिस्टम तभी से चौपट हो गया था, और हम लोग भी उसके लिए जिम्मेदार हैं। आज आप देखिए, हम आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। आज हम सभी लोगों की बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। हम घर से निकल के और कहीं पे बिना किसी संघर्ष के पहुंच नहीं सकते जी। उसका संघर्ष है। आपने बोला चिकित्सा का क्या हालत है, चिकित्सा की हमारे यहाँ क्या हालत है, शिक्षा की क्या हालत है। और जब हम वोट देने जाते हैं तो बाकी सारे मुद्दे सब हम पे इतने हावी हो जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि ये सब भी मुद्दे हैं। तो हम सब जिम्मेदार हैं जी। सबको अपनी 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 रिस्पॉन्सिबिलिटी 2025 में मानने की ज़रूरत है, और हम सबको मिलकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपकी वैचारिक प्रेरणा और राजनीतिक विचारधारा क्या है? राजनीतिक विचारधारा प्लूरलिज्म है, जो हमारी पार्टी का नाम भी है जी। वो एक आइडियोलॉजी है जो
पूरे दुनिया में एक आइडियोलॉजी है प्लूरलिज्म, वो है, उसका यही मतलब होता है कि अलग अलग जो ग्रुप्स हैं वो सब आपस में मिलके और एक कॉमन इंटरेस्ट के लिए, कॉमन गुड के लिए, जो कॉमन गुड हमारे केस में बिहार है और बिहार की प्रगति है, उसके लिए साथ में मिलके रूल करें। यही वैचारिक हमारी सोच है, यही पार्टी का नाम। अगला सवाल लेते हैं, थोड़ा छोटा सा सवाल है, आपकी दृष्टि में राजनीति क्या है और आपके राजनीतिक आदर्श कौन है? देखिए, राजनीति जो होती है वो एक बहुत सरल रूप से बोले तो एक कहावत है। राजनीति का मतलब होता है हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, मतलब कि किसको क्या मिलता है, कब मिलता है और कैसे मिलता है, यही राजनीति का मतलब होता है। आदर्शों के बारे में अगर आप पूछिए कि राजनीतिक आदर्श कौन है जी, तो ये भी आजकल ऐसा हो गया है कि अगर आप नाम भी लीजिए तो लोग कहते हैं कि ये तो राजनीति में आजकल सब उस वक्त के लोगों के नाम लिया करते थे, और ये भी हम ही ने शुरू किया था 2020 में। हमने उन सारे लोग, हमसे ये पहला ही प्रश्न पूछा गया था, जो पहला इंटरव्यू लिया गया था उसमें हमसे पूछा गया था कि कौन आपके आदर्श हैं। वो सभी लोग जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाई और उसके लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, वो हैं आदर्श। और जो सबसे बड़े आदर्श है, जो आज के दिन भी हैं, जिनसे हम डेली बेसिस पे प्रेरणा लेते हैं, वो गरीब लोग हैं जो गाँवों में रहते हैं, जिनकी आवाज़ आप टीवी चैनल तो छोड़ दीजिए, शहरों में भी लोगों तक नहीं पहुँच पाती। यही आप पुष्पम जी, राजनीति में आने का मोटिवेशन कहाँ से मिला आपको? बहुत सारे किस्से हैं आपके जीवन में, ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो आपको प्रेरित करती हैं कि आप कुछ करिए। मेरे जीवन में ऐसी घटनाएं हुई जिसने मुझे प्रेरित किया कि हम खुद चल के करेंगे ये चीज़, हम खुद से ये चीज़ करेंगे, और इसी वजह से राजनीति में है, बिहार को बदलने के लिए। उस घटनाओं को जनता के सामने आप बताना चाहेंगे? बहुत सारी घटनाएं, एक दो एग्जाम्पल के साथ। जब हम यहाँ पे काम किया करते थे, सबसे पहले तो जब हम बिहार में रहते थे तो कभी लगता ही नहीं था कि बिहार में कोई कमी भी है। हमने पूरा बचपन बिहार में ही बिताया है, हम छुट्टी में भी बाहर नहीं जाते थे, बिहार में ही रहते थे, तो कभी नहीं लगता था कि बिहार कोई प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन हम पहली बार जब बाहर पढ़ने के लिए गए तब हमें पता चला कि बिहार क्या है, बिहार का इमेज क्या है। और हमें याद है कि मुंबई में उस वक्त में, हम पुणे में पढ़ा करते थे, लेकिन मुंबई में उस वक्त में बहुत सारे ट्रेनों से बिहार के लोगों को उतार के और मारा जा रहा था, बेदर्दी से पीटा जा रहा था। और हमें उस चीज़ की मालूमात भी थी, हमें बिल्कुल, हमारे जो आसपास के रहने वाले लोग थे वो भी बिल्कुल मना कर रहे थे कि लोगों को मालूम है कि यू आर बिहारी तो कहीं नहीं जाइए। क्या बिहारी होने पर गर्व महसूस करती हैं आप? मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ और इसी वजह से आज यहाँ हूँ। लेकिन हमें वो गर्व ज़बरदस्ती नहीं मांग सकते। हम जो हमारा रिस्पेक्ट है वो बाहर के लोगों से ज़बरदस्ती मांग नहीं सकते, उसको जीतना पड़ेगा। हमारी जो आज पूरे देश में एक माहौल जैसी स्थिति बन गई है वो सिर्फ गरीबी की वजह से है। हम गरीब हैं, हम एक गरीब राज्य हैं। और मैंने ये बात 2020 में मैंने एक नारा कहा था कि वो कहते हैं कि गरीबी हटाओ, मैं कहती हूँ अमीर बनाओ। उसका कारण जो था वो ये था कि जब आप कहते हैं कि गरीबी हटाओ, पता नहीं ये लोग कब से गरीबी हटा रहे हैं, इंदिरा जी के ज़माने से गरीबी हटा रहे हैं। गरीबी हटाओ में यही सब होता है कि पेंशन दे दो, 400 रुपये पेंशन दे दो या इतना रुपये पेंशन दे दो। अमीर बनाओ का ये मतलब होता है कि आप इंस्टीट्यूशंस बनाइए, अभाव से लोगों को बाहर निकालिए। और ये सब चीज़ें जब हमने वहाँ पे भी देखी कि हमारा देश में अपमान होता है, उसको ऑल्टर करने के लिए हम वही अभाव ख़त्म करने के लिए आए ताकि हमारा मान बढ़े। पुष्पम जी, राजनीति में शिक्षा कितनी ज़रूरी है? ऐसे प्रशांत किशोर लगातार तेजस्वी यादव पे 9वीं फेल का आरोप लगाते रहते हैं, सम्राट चौधरी भी, विजय सिन्हा भी, और भी तमाम नेता हैं जो तेजस्वी यादव को लगातार 9वीं फेल बोलते रहते हैं ये लोग। तो आपके हिसाब से मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए ज़रूरी योग्यता क्या होनी चाहिए? देखिए, अगर हम इसका जवाब देंगे तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप राजद के साथ हो गए हैं, लेकिन वो कारण नहीं है। हम बस सच बोलना चाहते हैं। ये सब डिस्क्रेडिट करने वाली बातें होती हैं। किसी को डिस्क्रेडिट करना है तो बोलो कि ये विदेशी हैं, उनकी बातों को मतलब कॉपी उन्हीं को करेंगे, लेकिन बोलेंगे कि ये विदेशी हैं। किसी और को डिस्क्रेडिट, देख रहे हैं कि इनको लोग पसंद कर रहे हैं, ये बड़ा नेता बन गए हैं। ये सारी बातें तो 2020 में सबसे पहले हम ही ने बोली थी। हम ही ने तेजस्वी जी को ये बार बार कहा था कि उन्होंने 9वीं के आगे पढ़ाई नहीं की है। लेकिन जब तक हम ये बात कह रहे थे तो इसका कुछ मतलब था?
अब जो भी व्यक्ति कुछ भी पढ़ के आए हैं, जो हमने आज तक देखा भी नहीं है कि उन्होंने कौन सी चीज़ की पढ़ाई की है, अंग्रेजी बोल लेने का मतलब सीख के पढ़ना लिखा नहीं होता। पढ़ा लिखा का मतलब होता है कि आपका, वो कहते हैं ना कि ठीक है हम मानते हैं कि आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अगर आप वहाँ पे बैठ के पॉलिसी बनाने जा रहे हैं तो, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है, वो सिर्फ एक नेसेसरी कंडीशन है। नेता में ऐसे गुण होने चाहिए जो ये कहने वाले लोगों में है या नहीं, ये तो देखना पड़ेगा ना। ये सब डिस्क्रेडिट करने की बातें हैं। अब बेहतर प्रश्न हैं जो पूछे जाने की ज़रूरत है, और उनकी पढ़ाई लिखाई पे जब तक हम सवाल उठा रहे हैं, वो भी 2020 तक, क्योंकि जनता ने तो इसका फैसला दे दिया जी। हमने जनता को बड़ा जोर शोर से कहा कि तेजस्वी जी ने 9वीं के बाद पढ़ाई नहीं की है। जनता ने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं, सबसे बड़ी पार्टी बना के अगर उनको भेजा तो उसका उन्होंने जवाब दे दिया। और जिस तरीके से उन्होंने 4 साल में अपने आप को कैरी किया, हम तो बाकी लोगों को देखते हैं कि गुंडागर्दी करते फिर रहे हैं। तो कागज पे कहीं पे लिख देने से, और जो ये सदन में बैठे लोग हैं, बिहार में किस तरीके से लोग डिग्रियां पाते हैं, उनमें अधिकांश तो जाली ही होती है ना। अब आप एमएलए बन गए, वहां पे बैठ, आपके पास कोई सार्थक मुद्दा नहीं है बात करने के लिए। ये सब पर्सनल प्रहार करना सामने वाले पे, लगता है कि गले मोहल्ले में लुच्चों से बात कर रहे हैं। ये तो लुच्चे वाले बात है ना। आप मोहल्ले में कहीं से गुजरे तो किसी ने आप पे कुछ भी कमेंट कर दिया, सार्थक बातें करने की ज़रूरत है। पॉलिसी के बारे में, अरे उन्होंने क्या पढ़ा है नहीं पढ़ा है, ऐसे कि बिहार की जनता को क्या फ़र्क पड़ा है। तो ये भड़काऊ बातें करने की जगह पे जनता ने 2020 में हमारे कहने के बाद ये निर्णय दे दिया कि हमें इस बात से दिक्कत नहीं है। अब हम कहेंगे इनको मूव ऑन, हम इस बार और नए मुद्दे लाएंगे, अब वो देख के फिर वो बोलिएगा। यानी तेजस्वी को अब 9वीं फेल होने का मतलब है नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। जनता ने एक्सेप्ट कर लिया इस चीज़ को। जनता ने 2020 में एक्सेप्ट कर लिया था। अब ज़्यादा ज़रूरी ये है कि तेजस्वी जी लोगों के सामने, अपने लोगों के सामने में क्या प्रोग्राम लेके जा रहे हैं। बाकी चीज़ें तो जो उनके साथ है वो एज इट इज़ हैं, और जो उसके बेसिस पे जो उनको ताकत मिली थी वो 2020 में मिली थी जी। अब तो चाहे ये खेमा हो या ये खेमा हो, उनको ताकत कैसे बढ़ाएंगे उस पर काम करने की ज़रूरत है। और बाकी ये सब तो मर्यादाहीन बातें हैं, अब तो इसका कोई मतलब नहीं। आप पर अक्सर एलिटिज्म का आरोप लगता है। आम जनता के साथ आपके जुड़ाव को आप कैसे साबित करेंगी? हमें साबित करने की ज़रूरत नहीं है। हम जहाँ भी जनता के बीच में गए हैं, किसी भी जनता को ये नहीं लगता है कि हम एलीट है। ये सिर्फ एलीट लोगों को लगता है कि हम एलीट हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये वो क्यों कर रही है जो कि हमें करना चाहिए था। किसी जनता को नहीं लगता। आप जाके देख सकते हैं, हमें बहुत पसंद करते हैं लोग, और जनता को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको लगता है कि आप कुर्ता पजामा पहन लेंगे और एकदम बड़े बड़े मोटे मोटे ठेकेदार टाइप के लोगों के साथ वहाँ पे पहुँच जाएंगे तो जनता ये मान लेगी, मतलब मालदार, मोटा नहीं, मालदार लोगों के साथ पहुँच जाएंगे तो जनता ये मान लेगी कि अरे ये तो हमारे बीच पैसे वाले लोग होना चाहिए, पैसे वाले लोगों के साथ। या आप वहाँ पे पैदल चल के पद यात्रा करके पहुँच जाएंगे तो जनता को लगेगा कि आप बहुत संघर्ष करके आए हैं। ऐसा नहीं है। जनता के लिए सब एक ही कैटेगरी के लोग हैं, और हमें जनता ऑन द कॉन्ट्ररी बहुत पसंद करती है। पुष्पम जी, द प्लूरल्स पार्टी को ट्विटर पार्टी भी कहा जाता है, क्या आप इसे स्वीकार करती हैं? हाँ, मैं करती हूँ स्वीकार, और मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगी एक्स का और सोशल मीडिया का कि उन्होंने हमें अपनी आवाज़ रखने का एक माध्यम दिया। नहीं तो आज बिहार में जो डेमोक्रेसी है वो है ही नहीं। देयर इज़ नो डेमोक्रेसी। हमारी कहीं भी कोई भी खबरें नहीं आती। पिछले 4 वर्षों में, आप लोग 4 वर्षों की बात करते हैं, पिछले 4 वर्षों में हमने इतने गंभीर मुद्दे उठाए। हाँ, 2020 में जब हम चुनाव में आए थे तो लोग आके हमसे इंटरव्यू लेते थे, लेकिन उसके बाद हमने इतने गंभीर मुद्दे उठाए। हमारी पार्टी की जो प्रत्याशी थे, उनकी बेटी की जब हत्या हो गई, हम चाहते थे कि मुख्यमंत्री तक वो बात कम से कम पहुँचे, और हम ये जानते थे कि मुख्यमंत्री अखबार पढ़ते हैं, लेकिन अखबार, पटना के अखबारों में हमारी कोई खबरें ही नहीं छपी, जिसका हमें बहुत दुख है और बहुत निराशा भी है इस बात का कि हम वो नहीं पहुँच। आप समझिए, लेकिन अखबारों में तो एडवर्टीजमेंट्स तो आई थी आपकी। एक एडवर्टीजमेंट आई थी जिसके द्वारा हम लोगों तक पहुँचे थे। एक्स जो है वो, अब तो वो ट्विटर नहीं है, वो एक्स है। एक्स पे जनता आपको ये दिखा रही है कि हम पुष्पम प्रिया जी को, जो कि मैं हूँ, हम इनको सुनना चाहते हैं। यही मतलब है ना ट्विटर पार्टी का, कि हम वहाँ पे कुछ लिखते हैं और लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। लोग हम जो लिखते हैं उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, हमें पसंद करते हैं, वो आपको दिखा रहे हैं। हम कुछ और तो नहीं करते हैं, वहाँ पे राजनीति की बातें कर रहे हैं। उसमें अगर लोग, हमारी तरफ ट्रैफिक आ रहा है तो आपको बस ये कह रहे हैं कि हम इनको सुनना चाह रहे हैं।
और अगर आप हमें नहीं सुना पा रहे हैं तो वो आपकी दिक्कत है और ये विरोधी की बातें हैं। लेकिन हम पोस्टर पार्टी कभी नहीं बनेंगे, अच्छा, ये भी हम कह दें। और हम रैली पार्टी कभी भी नहीं बनेंगे। हम फिर से कहेंगे कि 45,000 गांव हैं, हम गांव में जाते हैं, हम लोगों से मिला करते हैं और वो मंगल और जुपिटर ग्रह के लोग नहीं हैं। उन सब की तस्वीरें 2021 से अब तक की वो ट्विटर पे हैं, आप वो देखें। पुष्पम जी, आप अक्सर अंग्रेजी में बात करती हैं और बिहार की जनता ज़्यादा भोजपुरी और मैथिली ये सब बोलती है, तो आप जनता से कनेक्ट कैसे कर पाती हैं? मतलब मुझे नहीं लगता है कि मैं अंग्रेज़ी में बात करती हूँ। उसके लिए आपको जो लोगों के बीच में जाके मैंने बात की है, जो भाषण मैंने दिया है, वो सुनना पड़ेगा। मैं कौन सी भाषा में बात करती हूँ लोगों के बीच में। हाँ, लेकिन मैं अंग्रेज़ी बोलती हूँ और मुझे ये लगता है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में अब वो दिन आ गया है, वो वक्त आ गया है कि हमें अंग्रेज़ी सिखाना चाहिए। और अंग्रेज़ी हिंदी से बहुत ज़्यादा आसान है। जब हमने हिंदी सीख लिया जी, जो कि दुनिया की सबसे डिफ़िकल्ट लैंग्वेजेस में से एक है, तो आप मेरा विश्वास करिए कि सरकारी स्कूल में बच्चों को अगर हम अंग्रेज़ी सिखाएंगे तो आज से 14 वर्ष के बाद जब वो 14 साल के होंगे तो मुझसे भी बेहतर अंग्रेज़ी बोलेंगे। जी। लेकिन यहाँ पर तो अंग्रेजी का नंबर क्लास 10th के बोर्ड में तो जुड़ता ही नहीं है। हाँ, तो उसके लिए मैंने बोला ना कि तो पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। अब अंग्रेज़ी अनिवार्य करना पड़ेगा। बच्चे जब होते हैं ना तब लैंग्वेज सीखने की उनमें एक असीम क्षमता होती है। और जो बाहर के जो जगह हैं, जो विदेशों में जो जगह हैं, उसमें 3-4 लैंग्वेजेस सिखाए जाते हैं। अब जैसे आप इंग्लैंड की बात ले लीजिए, हम एक उदाहरण दे रहे हैं। वैसे भी तो सब जानते हैं कि हम तो इंग्लैंड के हैं। तो हम एक उदाहरण दे रहे हैं कि अंग्रेज़ी सिखाई जाती है, वो उनकी बोलचाल की भाषा है। जैसे मुझे मैथिली आती है, वो कभी मुझे सिखाई नहीं गई। सबको, किसी को भोजपुरी आती होगी, किसी को मगही आती होगी। सुन सुन के आप एक भाषा सीखते हैं जो घर पे बोली जाती है, आपकी मातृभाषा। उसके अतिरिक्त वो अंग्रेज़ी के अतिरिक्त वो ग्रीक सीखते हैं। ग्रीक और लैटिन उनके लिए सीखना अनिवार्य है। जैसे कि हमारे यहाँ संस्कृत है जिसमें पुरानी चीज़ें लिखी गई हैं, उनके यहाँ ग्रीक और लैटिन, तो ये दोनों भाषा सीखते हैं। और उसके अतिरिक्त एक किसी दूसरी यूरोपियन भाषा को भी सीखते हैं। ये सब अनिवार्य है। वो फ्रेंच हो, इटालियन हो, एक और अनिवार्य है। हमारे यहाँ हम हिंदी तो सीखते ही हैं, बोली सीखने की तो ज़रूरत है नहीं, मातृभाषा ऐसी आ जाती है। अंग्रेज़ी बहुत आसानी से सीख लेंगे अगर बच्चों को स्कूल में उसकी सुविधा दी गई। जी, महिला होने के नाते आपको राजनीति में किसी विशेष चुनौती का सामना करना पड़ा है? चुनौती है। आज जब 5 साल हो गया है हमारी राजनीति करते हुए और आज भी हमसे इस तरीके के जानबूझ के प्रश्न हम पे आरोप लगाए जाते हैं कि आप लोगों के बीच में नहीं हैं, और जो चीज़ें हम बोलते हैं वो बाकी लोग जो बोल रहे हैं उसको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। मतलब सोचिए, एक महिला थी जिसने अपने आप को कहा कि मैं मुख्यमंत्री उम्मीदवार हूँ, और अभी हमारे पार्टी के ही एक सदस्य हैं, उन्होंने बड़ा इरिटेट होकर में दिखाया कि देखिए मैडम, इसमें इन लोगों ने सब पुरुषों का मुंह लगाया है लेकिन फिर से इसमें से आपको गायब कर दिया है। तो यही सारी चीज़ें हैं, उस सबका पुराना इतिहास है, एक चश्मा है नज़रों पे लोगों के। राबड़ी देवी को कैसा मुख्यमंत्री मानती है? एक महिला मुख्यमंत्री कैसा मुख्यमंत्री मानती है? अगर मैं आपको डिस्क्रिप्टिव तरीके से इसका जवाब दूं तो वो होने की ज़रूरत थी। वो जिस फॉर्म में हुआ उस पर हम अलग से चर्चा कर सकते हैं जी, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। अब नीतीश बाबू वो कैसे मुख्यमंत्री बने? ठीक है, हम मानते हैं कि वो पहले से थे, एमपी रह चुके थे। अगर राबड़ी देवी जी लालू जी के साथ चुनाव लड़ती तो वो भी एमपी रहती। नीतीश जी को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुख्यमंत्री बनाया, कोई प्रेसिडेंशियल सिस्टम से तो मुख्यमंत्री नहीं चुने गए वो। तो ऐसे ही होता है, किसी भी आप देख लो मुख्यमंत्री को, उसको इसी तरीके से बनाया जाता है। इसमें दिक्कत ये है कि ये बात नीतीश जी को इसलिए पसंद नहीं आती है शायद क्योंकि वो महिला है, और नीतीश जी क्या बोल रहे हैं? नीतीश जी ने तो ठीक इसी तरीके से मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया था, इसी तरीके से बनाया था ना जब उन्होंने रिजाइन किया था। तो महिलाएं ही आप लोगों की आंखों पे इतना क्यों चढ़ती हैं? जैसे बाकी तो वो काबिलियत की गंगा बह रही हो सदन में। अपने आगे में बोलने से पहले नीतीश जी को अपने पीछे में जिन लोगों को बैठा के रखते हैं उन लोगों को देखने की ज़रूरत है कि उनमें क्या काबिलियत है। जी, अगला सवाल लेते हैं। क्या आप आगामी चुनाव में किसी पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं या अपनी ही पार्टी को चुनाव मैदान में उतारेंगी आप? देखिए, अभी थोड़ा सा जल्दी है ये कहना, लेकिन हम ये इतना बस कहेंगे कि जो हमने 2020 में कहा था कि हम कभी गठबंधन नहीं करेंगे जी, हमने उस पॉइंट पे अडाप्ट किया है खुद को, जिसको पॉलिटिकल अडेप्टेबिलिटी कह सकते हैं आप, जो कि बहुत ही ज़रूरी है आज देश में, क्योंकि वही सच है इस देश का। हमारे यहाँ तो जो पार्टियाँ हैं, जो सरकारें बनती हैं,
वो अलायंस ही है, अलायंस से ही बनती है, वही सच है इस देश का। तो हमने उसको विनम्रता से स्वीकारा है और ज़रूरत पड़ी तो करेंगे, नहीं तो अकेले तो लड़ना है ही। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं तो अकेले चुनाव लड़ेंगी आप? लड़ेंगे ही। अच्छा, आपकी पार्टी के पास कितने सक्रिय कार्यकर्ता हैं और कितनी सीटों पर उम्मीदवार उतारने की योजना है आपके पास? सीटें तो बहुत जल्दी आप लोगों को मालूम चल जाएगी। और कार्यकर्ता हैं, मैंने आपको पहले भी बोला कि कैडर बनाना एक, अगर आप जातिगत राजनीति नहीं करते या आप धन विरोधी राजनीति नहीं करते तो कैडर बनाना एक आजीवन प्रोसेस। हर दिन लोग जुड़ते हैं, हर दिन लोगों को अलग अलग काम मिलता है। और हमारी पार्टी का जो स्ट्रेंथ है जी, वो सबऑर्डिन लोग हैं। हमारी पार्टी में जो अधिकांश लोग हैं, जो अगर कभी आप हमारे साथ गाँव में जाएंगे तो आप देखेंगे, आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि अरे इनके बारे में तो इनको तो इनके सूट से पहचाना जाता है कि जनता के साथ कनेक्ट नहीं कर सकती, और इनके पार्टी में इतने गरीब लोग कैसे हैं। तो हम सब ऑल्टर्न राजनीति करने वाले लोग हैं, गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा है पार्टी में। बिहार में बेरोजगारी, शिक्षा और पलायन जैसे मुद्दों पर आपकी पार्टी की क्या विचार है? शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा, बहुत लेट हो गया है। 2025 में एक बार फिर से मौका मिला है। पलायन को बंद करने के लिए नई इंडस्ट्रीज़ लगाने पड़ेंगे। बिना इंडस्ट्रीज़ लगाए हुए पलायनवाद ख़त्म नहीं होगा, सिस्टम को बनाना पड़ेगा। जी, आप नीतीश कुमार और भाजपा की मौजूदा सरकार के प्रदर्शन को कैसे आंकती हैं? अब उनको जाने की ज़रूरत है। नीतीश बाबू की उम्र हो गई है, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अब रिटायरमेंट का एज हो गया है। और उनके साख के लिए भी ये अच्छा रहेगा कि अब टाइम आ गया है, अब वो रिटायरमेंट ले ले। हम ये नहीं कह रहे कि राजनीति छोड़ दे, इफ़ ही वांट्स वो बाहर से राजनीति करे। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि वो, देखिए, लालू जी और नीतीश जी बिहार के दो बहुत बड़े वृक्ष हैं, खास करके नीतीश जी, क्योंकि चलिए लालू जी के पार्टी में तो आ गए हैं नेक्स्ट जनरेशन लोग जो अब आगे लेके जाएंगे उनकी पार्टी को। नीतीश जी बहुत बड़ा वृक्ष है, अनफॉर्चुनेटली उनके नीचे बहुत सारे पेड़ उगे नहीं, कोई लीडर है नहीं उनके पार्टी में। अब फिर भी हम चाहेंगे कि अब वो स्टेप डाउन करें। नीतीश कुमार, अब उनकी बुरे भूमिका तरीके से खत्म हो चुकी है आपके अनुसार? भूमिका से भी ज़्यादा ज़रूरी एक होती है आपकी क्षमता क्या है। जी, आज अगर हम आपको कह रहे हैं, हमने कहा ना हम लोग एजिस्ट हैं, हमें ये लगता है कि जो बूढ़े लोग हैं उन्हीं को राजनीति करना चाहिए। जबकि दुर्भाग्य की बात यह है कि चूंकि हमने इन लोगों को पिछले 30 वर्षों से देखा है तो हमें ऐसा लग रहा, लेकिन 30 वर्ष पहले जब ये लोग राजनीति में आए थे तो ये हम ही लोगों की उम्र के थे, ये हम ही लोगों की उम्र के थे। ये लोग सब, चाहे वो लालू जी हों, नीतीश जी हों, जॉर्ज फर्नांडिस साहब हों, ये लोग सब हमारे, रामविलास पासवान जी हों, सब हम ही लोगों की उम्र थे। तो अब जो 30s में जो लोग हैं उनको आपको चुनना पड़ेगा कि अब ये अगले 20 साल तक बिहार को ये लोग लीड करेंगे। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विपक्ष बहुत मजबूत हुआ है, आप उन्हें एक प्रतिद्वंदी के रूप में कैसे देखती हैं? देखिए, ऑनेस्टली मैंने ये पहले भी आपको बोला है कि हमें पर्सनली किसी से प्रॉब्लम नहीं है, और हम हमेशा से, आज ऐसा लगेगा लोगों को कि अभी हम शायद साथ में जाने की सोच रहे होंगे, ऐसे ही कहते हैं, कमेंट्स यही सब आते हैं, बट ऐसा नहीं है। हम सिर्फ, हमारी लड़ाई सिर्फ विचारों की होगी। अगर वो कुछ अच्छा करेंगे तो हम ये बोलेंगे कि वो अच्छा कर रहे हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी भी पार्टी में हो, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री जी हो, माननीय मुख्यमंत्री जी हो, तेजस्वी जी हो। अगर वो अच्छा करेंगे तो हम बोलेंगे, अगर वो नहीं अच्छा करेंगे और अगर हम उनके साथ भी रहेंगे तो हम बोलेंगे। तेजस्वी यादव के 17 महीना का कार्यकाल जो हुआ था पिछली बार नीतीश कुमार के साथ में, उसको कैसे देखती हैं आप? हमने उनको काफ़ी वॉच किया है, जैसे शायद बिहार में भी लोगों ने वॉच किया होगा जी, और उन्होंने अच्छे से अपने आप को कैरी किया है, उन्होंने अच्छे से अपने आप को कैरी किया है, तमीज़दार तरीके से, एक मर्यादा में रह के। और ये चीज़ अच्छा है, ये बिहार के लिए अच्छा है। हम उनके सामने बैठे, उनके साथ बैठे, ये सब बात की बातें हैं, लेकिन बिहार को ध्यान में रख के अगर आप सोचें, और उन्होंने वो अपने आप को, सबसे बड़ी बात यह है कि शायद बिहार भी उनसे ये उम्मीद करता है कि वो इंडिपेंडेंट डिसीजंस लें, क्योंकि उनके साथ तो एक बहुत बड़ा लिनिएज, या आप जिसको बोलिए जिसमें पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है, वो अटैच्ड है, जो आज तक उनको झेलना पड़ रहा है। तो जब वो इंडिपेंडेंट डिसीजंस लिए हैं तो अच्छे ही, ठीक ही रहे डिसीजंस। पुष्पम जी, क्या आपको लगता है कि बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण अब भी सबसे बड़ा फैक्टर है? हाँ, और वो रहेगा, और उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, बड़ी विनम्रता से एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन वो सच्चाई नहीं है, मतलब ऐसा ये नहीं है, मतलब वो सच्चाई है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि बस यही सच्चाई हो, वो भी एक कारण है।
और उसका एक हमारा इतिहास है जिसकी वजह से वो कारण है। लेकिन सिर्फ ये कहना कि जाति की वजह से ही लोग वोट कर रहे हैं वो कारण नहीं है। ये बात भी फैक्ट है कि लोगों को ऐसा लगता है कि बाकी लोग हमारे लिए काम ही नहीं करते। तो आपके हिसाब से जातीय जनगणना होना चाहिए? हमने कभी नहीं कहा था कि जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सब जवाब ब्लैक एंड वाइट नहीं होता। ये जो जवाब है, जो आपने सवाल पूछा है, ये ब्लैक एंड वाइट नहीं होता। जो भी हमारे संविधान में लिखा गया था, बेसिकली जातीय जनगणना जब आप बोलते हैं तो उसका जो आपका ध्येय है, जो आप बोलना चाहते हैं, वो बोलना चाहते हैं रिजर्वेशन के बारे में, एफर्मेटिव एक्शन के बारे में ही बोलना चाहते हैं ना जी। तो बिल्कुल सीधे बात। तो रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस मुद्दे पे बात करना मूर्खता है, क्योंकि वो संविधान में लिखा गया था। जो हमारे देश के सबसे विद्वान लोग थे उन्होंने संविधान लिखा था। एक इतिहास रहा है मार्जिनलाइजेशन का, जो मैंने अभी आपको बोला था, एक्स कम्युनिकेशन का, एक्सक्लूजन का, हाशिए पे खड़े लोगों का, और उनको मुख्य धारा में लाने के लिए ये करना ज़रूरी था। लेकिन आज क्या रिजर्वेशन और क्या नहीं रिजर्वेशन, आज तो नौकरियां ही नहीं हैं, ये मुद्दा है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़े, ये मुद्दा है। वो जनसंख्या, वो जनगणना जो है वो सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए नहीं होना चाहिए। आज जो रिजर्वेशंस हैं, क्या वो जो वाकई में डिजर्व करते हैं उन तक पहुंच, वो तो है। आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं, वो तो स्थिर है। अब उसके आगे ये सब चेक करने का वक्त आ गया है कि उससे क्या उन लोगों को फायदा हुआ जिनके लिए ये बना था, और नहीं हुआ तो कैसे पहुंचाया जाए। जी। बिहार में 2017 के बाद से राजद की छवि बदलती दिख रही है, क्या आप मानती हैं कि अब वह एक नया रूप ले रही है? पिछले 2 वर्षों में, खास करके जब पिछले 2020 के चुनाव के बाद, जब राजद नीतीश जी के साथ था, अलग तरीके से परफॉर्म किया है। जी। प्रशांत किशोर राजनीति में कहाँ और कैसे देखती हैं? अब उनको तो हम लोग 10 साल से देख ही रहे हैं। पिछले 3-4 सालों से बिहार में यात्रा भी कर रहे हैं, पदयात्रा भी। पिछले 2 वर्षों से। जी। और हम उनको 10 वर्षों से देख रहे हैं। मोदी जी के चाणक्य थे वो तो तभी भी देखा था हमने। मोदी जी को तो कोई जान नहीं रहा था, जब वो उनके चाणक्य बने तो पूरा देश उनको जान गया। हमने तो मोदी जी का उससे पहले नाम सुना नहीं था। और उसके बाद कांग्रेस के साथ भी थे, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जनता दल यूनाइटेड के। और 2020 में फरवरी में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। हम तो बिहार पे ध्यान रखे थे ना, क्योंकि हमें तो मार्च में आना था। इसमें उन्होंने कहा था कि हमारा तो वोट बैंक है ही नहीं, तो हम यहाँ पे कभी राजनीति नहीं करेंगे। तो पता नहीं 8 मार्च 2020 को ऐसा कुछ हुआ कि उनको इंस्पिरेशन मिला, आए, अच्छा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राजनीति करनी चाहिए। आपसे इंस्पायर्ड होकर राजनीति में प्रशांत किशोर आए हैं? राजनीति में तो वो हमसे इंस्पायर होकर नहीं आए हैं, क्योंकि वो तो बहुत पहले से राजनीति में आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पार्टी तो 2020 के बाद ही बना है। जी बिल्कुल। तो अच्छी चीज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आना चाहिए। अगर हमने आपको भी कहा कि हमारी सोच कोई व्यक्ति विरोधी सोच नहीं है। मुझे नहीं पता ये कैसे परसीव होता है जब हम बोलते हैं, लेकिन व्यक्ति विरोधी सोच नहीं है। हम ये मानते हैं कि बहुत सारे नेता हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 14 करोड़ जनसंख्या है, तो कोशिश कर रहे हैं तो करें, अच्छी बात है। 2-4 सवाल और है, छोटा छोटा सा, बस थोड़ा जल्दी ख़त्म करेंगे इसे हम। आपकी पार्टी की दावा है कि युवाओं में आप काफ़ी तेज़ी से लोकप्रिय हो रही हैं, इसके पीछे आपका क्या तर्क देना चाहेंगी आप? देखिए, हम ऐसे ही हैं जैसे हम हैं। हम कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगा रहे हैं। हम ऐसे चुन के लोगों को नहीं कह रहे कि अरे आप युवा हैं, आप आइए हमसे बात करिए। हमने आपको कहा कि जब हम गाँव में जाते हैं तो सभी उम्र के लोग हमें बहुत इज्जत करते हैं, हमसे आके बात करते हैं, हमें बहुत प्यार मिलता है लोगों से। तो बस हम यही कोशिश करते हैं कि हम आपके सामने बिल्कुल वैसे ही आए जैसे हम हैं। इसीलिए इन्हीं कपड़ों में आए हैं, ऐसे ही आए हैं, कुछ भी ड्रामा करते हुए नहीं आए हैं। यही दिखा रहे हैं, भले इस पे बोले कि कुछ भी बोले, बट हम ऐसे ही हैं। क्या आप इन्हीं कपड़ों में हमेशा नज़र आने वाली हैं बिहार की राजनीति में? क्यों, इसमें कुछ खराबी है? नहीं, जस्ट ये कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल है, आदत हो गई है इसको पहनने की। और हमारी अपनी कहानी है जो शायद हम आपको कभी सुनाएंगे, बट अभी हम नहीं सुना। वो कहते हैं ना, वो सिंपैथी वोट नहीं लेना चाहते, बट कभी जीवन में सुनाएंगे। सबकी अपनी कहानी होती है जी। शायद बाबा साहब की कोई कहानी रही होगी जिसकी वजह से वो सूट पहना करते थे, तो हमारी भी अपनी कोई कहानी होगी। बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप? उसका दिन अभी नहीं आया है, लेकिन बताएंगे ज़रूर। अभी हमें वेट करना पड़ेगा उसके लिए, और जनता को भी बताएंगे। बिहार की युवा पीढ़ी राजनीति में क्यों कम रुचि दिखा रही है, और आपकी पार्टी उन्हें कैसे जोड़ रही है? राजनीति में कम रुचि कहाँ दिखा रही है? अब तो बिहार में जो युवक हैं
युवतियां हैं, मेरे लिए युवक का मतलब दोनों ही होता है, जेंडर न्यूट्रल टर्म होता है जी। तो अब तो 2020 के बाद से आपने देखा होगा कि हर जगह नज़र आ रहे हैं, युवक लोग आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं राजनीति में जो युवा हैं, और हम अपनी तरफ से उनको ऐसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इनको बार बार समझाने की कोशिश करते हैं कि अपने अंदर के विरोधाभास को ख़त्म करने की ज़रूरत है। हमने आज तक जिस तरीके की राजनीति देखी है उसको राजनीति का सच मानना ख़त्म करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ दिक्कत है, इसका मतलब है कि जिस तरीके से राजनीति हो रही होगी उसमें कोई दिक्कत होगा। तो तमाशे की राजनीति, भीड़ की राजनीति, शक्ति प्रदर्शन की राजनीति, ये सब राजनीति नहीं है। लोगों की समस्याओं को उठाने की राजनीति होती है, और वो काम सदन में होता है। तो जोर ये इस बात पे लगाने की ज़रूरत है कि सदन में कैसे पहुँचे, और वो पीआर करके नहीं पहुँचा जा सकता, वो पहुँचने के लिए कनेक्ट करके पहुँचा जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, और पीआर वाला कनेक्ट नहीं, दिल में घर बनाने वाला कनेक्ट करने के लिए उसी कोशिश में लगे। क्या आप खुद को बिहार का भविष्य मानती हैं? यदि हाँ तो क्यों? अब देखिए, मेरा भविष्य बिहार ही है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में एक फ़ैसला लिया था 2019 में। वो फ़ैसला ये था कि अब मुझे जो भी करना है बिहार की राजनीति में ही करना है। वो हिट हो तो हिट हो, फेल हो तो फेल हो, जितना टाइम लगे। ये मेरा प्रोफेशन है। जैसे आपका प्रोफेशन कुछ होगा जी, आपने अपने लिए कोई प्रोफेशन चुना होगा, वैसे ही मेरा प्रोफेशन यही है। और मैं यही चाहूँगी कि बिहार का भी भविष्य मैं हूँ, छोटा सा ही सही। जी। एक अंतिम सवाल है, छोटा सा बस। पुष्पम प्रिया चौधरी के आने से बिहार की राजनीति में मर्दवादी विमर्श किस हद तक बदला है? बिल्कुल नहीं बदला है, वैसे ही है। और ये भी एक कारण है कि देखिए, वो कहते हैं ना, दिखावे के लिए कुछ भी हो जाने से चीज़ें नहीं फ़र्क पड़ेंगी। जैसे हमने आपको कहा कि हमने अपना जो शोध है, जो थीसिस है, वो भी बिहार पे ही किया था। तो 2020 से पहले तो महिलाएं बिल्कुल किसी पोस्टर पे नज़र नहीं आती थी। अब इन लोगों ने एक नई कवायद शुरू की है कि हर पोस्टर पे, भले वास्तविकता में उनको कितना स्थान दे डिसीजन मेकिंग में वो नहीं होगा, लेकिन पोस्टर पे कम से कम लगा देते हैं। लेकिन वो बदलाव नहीं है। अगर आप इज्जत ही नहीं कर रहे नेता होके, दूसरे पार्टी के नेता होके, अगर आप किसी पार्टी के नेता को इज्जत नहीं कर रहे क्योंकि वो महिलाएं हैं, तो वही सोच है, वही पुरुषवादी सोच। चलिए, शुक्रिया पुष्पम जी हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो हमारे साथ पुष्पम प्रिया चौधरी थी, जिनसे खुलकर कई मुद्दों पर कई सवाल लिया गया, काफ़ी लंबा इंटरव्यू हुआ। थोड़ा सा माफ़ी भी चाहेंगे उसके लिए हम आपसे। और अगले बार जब भी हम मिलेंगे और भी नए सवाल, नए मुद्दे लेकर पुष्पम प्रिया चौधरी जी के सामने होंगे और इनसे पूछेंगे। अभी विधानसभा चुनाव में थोड़ा सा वक्त तो है, अभी आप एक्टिव भी बहुत जल्दी होने वाली हैं ग्राउंड पर। एक्टिव ही हैं। तो चलिए, तो बस यहीं तक ख़त्म करते हैं बात को हम लोग, और फिर आगे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए द पंचायत। और आपको ये पूरा इंटरव्यू कैसा लगा? बहुत बहुत शुक्रिया।